बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलम स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीलम परी ने अली और शकील से कहा कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन दुश्मन से कभी गाफिल ना होना, हर वक्त चौकन्ना रहना। दुश्मन छुपकर तुम्हारी नकलो हरकत का जायजा भी ले सकता है। अगर तुम महसूस करो कि दुश्मन तुम पर हमला करना चाहता है तो इसके लिए पहले जरूरी होगा कि वो तुम तमाम इक़दामात कर लो ताकि दुश्मन तुम्हारी चाल को समझ ना पाए। इसके बाद वो बाग में चलते चलते आगे बढ़ते चले गए और जूं जूं बाग में आगे बढ़ते जा रहे थे, बाग के दरख्त घने होते जा रहे थे। उन पर सुर्ख रंग के बड़े बड़े फल लगे नजर आ रहे थे। अब उन्हें इन फलों से खौफ आ रहा था। यूं तो वो फल इंसानी खोपड़ियों की तरह नजर आ रहे थे और इनकी आंखें खूंखार थीं, जैसे गुस्से से इन्हें घूर रही हों। बाग काफी वसीओ अरीज था, जहां सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों दरख्त लगे हुए थे। वो इन दरख्तों के पास से खामोशी से गुजरते चले गए। अब इन्हें कुछ ही दूर बाग का दूसरा दरवाजा दिखाई दे रहा था। वो इनके कदम तेज हो गए। वो जल्द अज जल्द इस बाग से निकल जाना चाहते थे। आगे ना जाने उन्हें और किस किस मुश्किल का सामना करना था। कुछ ही देर बाद वो बाग के दरवाजे के करीब पहुंच गए। सामने का मंजर देखते ही वो हैरान हो गए। वो हैरत भरी नजरों से वहां सामने देखने लगे। बाग के दरवाजे पर दो इंसानी ढांचे खड़े होकर पहरा दे रहे थे। जो ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, उन ढांचों ने खूंखार निगाहों से उनकी तरफ देखा। फिर वो दोनों ढांचे अपनी तलवारें लहराते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़े। ढांचों को अपनी तरफ आता देखकर वो खौफजदा होकर पीछे हटने लगे। ढांचे इनके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। इसी दौरान नीलम परी ने अपने लिबास से सुर्ख रंग का मोती निकालकर ढांचों की तरफ कर दिया। सुर्ख मोती को देखकर ढांचे खौफजदा होकर पीछे हटने लगे। नीलम ने यह देखा तो वो सुर्ख मोती लिए उनकी तरफ बढ़ने लगी। ढांचों ने देखा तो वहां से भाग खड़े हुए। नीलम परी ने इन दोनों को अपने साथ अंदर आने का इशारा किया। वो इशारा पाते ही आगे बढ़ते चले गए। ढांचे उनकी नजरों से गायब हो चुके थे। अब रास्ता साफ था। वो तीनों बेखौफो खतर बाग से आगे बढ़े। अब इनके सामने एक चटियल मैदान था। दूर दूर तक कोई दरख्त ना था और ना ही कोई हरियाली थी। मैदान में पहुंचकर दोनों दोस्तों ने सवालिया नजरों से नीलम की तरफ देखा। नीलम किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। वो खामोशी से कुछ सोच रही थी। दोनों बेचैनी से उसकी तरफ देख रहे थे। कुछ देर बाद नीलम परी ने उनकी तरफ देखा और बोली, जहां तक मुझे याद आता है, हमें यहां से सीधा जाना होगा। काफी आगे जाकर स्याह पहाड़ियां आएंगी, वहां से हमें दाएं तरफ घूम जाना होगा। बस उसी रास्ते पर जालिम जादूगर की पुरानी हवेली है, जहां वो अकेला रहता है, मगर उसकी हवेली में दाखिल होना इतना आसान नहीं होगा। ये कहकर नीलम परी खामोश हो गई। दोनों बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहे थे। अब उन्होंने तय किया कि वो सीधा चलेंगे। उन्होंने कदम आगे बढ़ा दिए। अब वो तीनों खामोशी से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। काफी देर हो गई, मगर स्याह पहाड़ियों का दूर दूर तक नामो निशान तक न था। उन्हें चलते हुए काफी देर हो चुकी थी। अब वो थक गए। रास्ते में सस्ताने के लिए कोई जगह भी ना थी। कुछ देर के बाद उन्हें यूं लगा जैसे जमीन हौले हौले हिल रही हो। उन्होंने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। जमीन अब जोर जोर से हिलने लगी थी। इनसे चलना मुश्किल हो रहा था। वो लड़खड़ाने लगे। ये देखकर नीलम परी ने कहा, लगता है जालिम जादूगर हमारे आने की खबर मिल चुकी है। अब हमें चौकन्ना रहना होगा। जालिम जादूगर वो तो हमारी निगाहों से पोशीदा है, मगर उसे हमारी एक एक बात का इल्म हो चुका है। वो हमें आगे बढ़ने से रोकेगा। अली ने बेचैन होकर कहा, तो क्या हमें यहीं से वापस जाना होगा? अब क्या करेंगे? नीलम परी ने उसे हौसला देते हुए कहा, घबराओ नहीं, हम जरूर आगे बढ़ेंगे और जालिम जादूगर का मुकाबला करके
उसे जहन्नम वासल कर देंगे। मैंने घर से चलने से पहले इस जादूगर से निपटने की तैयारी मुकम्मल कर ली थी। अब वो जादूगर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वो हमारे रास्ते में रुकावटें तो डाल सकता है, मगर हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। हम उसका हर वार मुर्दाना वार मुकाबला करेंगे और उसे शिकस्त देकर रहेंगे। ये सुनकर दोनों दोस्तों के चेहरों पर इत्मीनान सा छा गया। जमीन अब भी हिल रही थी। नीलम परी ने उनकी तरफ देखकर उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। पहले उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। उसके पीछे दोनों दोस्तों ने। अब भी जमीन हिल रही थी और उनके लिए चलना दुश्वार हो रहा था, मगर उन्होंने हिम्मत ना हारी और आगे चलते गए। फिर जमीन कुछ देर बाद खुद ब खुद हिलना रुक गई। शायद जालिम जादूगर समझ चुका था कि वो उसे अपने हरबे से परेशान नहीं कर सकता। अब इसे कोई और तरीकाकार इख्तियार करना होगा। अब वो बड़े इत्मीनान से आगे बढ़ रहे थे। जादूगर का खौफ इनके दिल से दूर हो चुका था। वो एक नए अज़म और हौसले के साथ आगे बढ़ रहे थे। इनके सर पर एक ही धुन सवार थी कि वो जल्द से जल्द इस जालिम जादूगर का खात्मा करके हवेली की तरफ पलट जाएंगे। यहाँ खादमा उनका इंतजार कर रही थी और उस हवेली के मालिकान को उस मुसीबत से वो निजात दिलाना चाहते थे। उन्हें चलते चलते बहुत देर हो गई थी, मगर अब भी स्याह पहाड़ियों का कोई अता पता मालूम न था। अब तो उन पर मायूसी छाने लगी थी। वो सोच रहे थे कहीं गलत समत में तो नहीं निकल आए। दूर दूर तक चटियल मैदान फैला हुआ था। सूरज की रोशनी मैदान में बिखरी हुई थी। चलते चलते वो थक कर रुक गए। उन्हें दूर स्याह धब्बे दिखाई दे रहे थे, जो यकीनन स्याह पहाड़ियां थी, जो दूर से उन्हें स्याह धब्बों की सूरत में दिखाई दे रही थी। ये देखकर नीलम ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा, फिर बोली, लगता है वो स्याह धब्बे पहाड़ियां हैं। हम बिल्कुल सही सिमत में जा रहे हैं। हम जल्द इन पहाड़ियों के करीब पहुंच जाएंगे। उस मुकाम से आगे खतरात ही खतरात होंगे। हमें हर कदम इंतहाई भौंक भौंक कर रखना होगा, क्योंकि वहां से जादूगर की हवेली बहुत करीब है। वो हमें आगे बढ़ने से रोकने की भरपूर कोशिश करेगा, मगर तुम लोगों ने घबराना नहीं है। हम वहां से पहुंच के ही दम लेंगे। अब वो नए अज़म और हौसले से आगे बढ़ने लगे। उनके कदम भी तेजी से उठ रहे थे और चेहरों पर भी इत्मीनान था। नीलम परी ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा, फिर उसने भी कदम बढ़ा दिए। वो काफी देर तक चलते चलते स्याह धब्बों के करीब होते जा रहे थे। आखिर स्याह धब्बों के बिल्कुल करीब पहुंच गए। ये बड़ी खौफनाक किस्म की स्याह रंग की पहाड़ियां थी। ये अमूदी थी और इन पर चढ़ने का रास्ता नहीं था। उन्हें रास्ते की जरूरत भी न थी। उन्होंने कौन सा पहाड़ियों पर चढ़ना था। उन्होंने तो पहाड़ियों के साथ साथ सफर करना था। उस रास्ते पर सफर करना था जो सीधा जादूगर की हवेली तक जाता था। वो पहाड़ियों के करीब पहुंचकर दाएं तरफ मुड़ गए। अब उनके सामने एक मैदान था। इस मैदान में कहीं कहीं फासले फासले पर दरख्त उगे हुए थे। कहीं कहीं जमीन पर सब्जा भी नजर आ रहा था। वो जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ते चले गए। फिर अचानक आसमान से एक बड़ा सा जाल उनके ऊपर आकर गिरा और इसमें कैद होकर रह गए। जाल उन्हें लेकर ऊपर की तरफ उठने लगा। उन्होंने खुद को जाल से छुड़ाने के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। जाल काफी मजबूत था। जाल क्या, लोहे का एक पिंजरा ही था। वो जाल नुमा पिंजरा ऊपर की तरफ उठता जा रहा था। दोनों ने बानी खेज नजरों से नीलम परी की तरफ देखा। नीलम परी के रबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नीं गई। उसने दोनों को खामोश रहने का इशारा किया। फिर उसने अपने लिबास से एक छोटी सी तेजधार तलवार निकाली। तलवार देखकर दोनों चौंक उठे। इससे पहले कि वो कुछ पूछते, नीलम ने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। फिर उसने लपक कर छोटी सी तलवार से जाल के मजबूत तारों को काटना शुरू कर दिया। ये देखकर वो हैरान रह गए कि वो छोटी सी तलवार लोहे की मजबूत सुलाखों को यूं काट रही थी जैसे छुरी से मोम को काटा जा रहा था। नीलम का हाथ तेजी से चल रहा था। जाल की मजबूत सुलाखें एक के बाद दूसरी
कटती चली जा रही थी। चूं चूं सुलाखें कट रही थी, जाल आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ उतरने लगा था। ये देखकर दोनों की जान में जान आई। अब उनके चेहरों पर इत्मीनान था। जाल नीचे आकर जमीन पर रुक गया। जाल की मजबूत सुलाखें कट चुकी थीं। वो छलांगे लगाकर जाल से बाहर आ गए। वो जाल से आजाद हो चुके थे। नीलम ने तलवार को अपने लिबास में छुपा लिया और बोली, लो, हमने जादूगर के इस दाव को भी नाकाम बना दिया। हम हर मुकाम पर उसे शिकस्त से दो चार करते रहेंगे। उसका हर वार खाली ही जाएगा। वो एक नए अज़म से आगे बढ़ रहे थे। अभी तक जालिम जादूगर की हवेली का दूर दूर तक पता न था। उन्होंने हिम्मत ना हारी और आगे बढ़ते चले गए। चलते चलते उन्हें काफी देर हो चुकी थी। फिर उन्हें दूर से हवेली के आसार दिखाई दिए। ये देखकर उनके कदम तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगे। यूं यूं वो सफर करते चले जा रहे थे, हवेली उनके नजदीक आ रही थी। जब हवेली उनसे सिर्फ चंद कदम के फासले पर रह गई तो वो रुक गए। हवेली के दरवाजे पर दो खौफनाक शक्ल के मुहाफिज पहरा दे रहे थे। उनके हाथों में तेज धार तलवारें थीं और उनके चेहरे करिख्त थे और उनसे खूंखारी टपक रही थी। उनके कद भी काफी लंबे थे। वो सोचने लगे कि अब क्या करें। आखिर हिम्मत करके नीलम परी ने कहा, जब तक हम इन पहरेदारों से निमट नहीं लेते उस वक्त तक इस हवेली में दाखिल नहीं हो पाएंगे। कोई तरकीब सोचोगे? इन पहरेदारों से कैसे निपटना चाहिए? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुनकर वो दोनों सोच में डूब गए कि अब क्या करें। इन मुहाफिजों का ढील ढोल ही इतना खौफनाक था कि वो इनसे मुकाबला करने के लिए खुद में हिम्मत जमा नहीं कर रहे थे। अगर पहरेदारों की नजर उन पर पड़ जाती तो वो आदमखोर अंदाज में तलवारें लहराते हुए उन पर टूट पड़ते और पल भरने में इन्हें खाको खून में नहला कर रख देते। अली ने कुछ सोचते हुए नीलम की तरफ देखकर कहा, हम दोनों के पास तो सिर्फ ये करामाती अंगूठियां ही हैं, इसके अलावा कोई हथियार नहीं। ओ, मैं तो इन करामाती अंगूठियों को भूल ही गई थी। ये अंगूठियां हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हम इन अंगूठियों की मदद से उन्हें बेबस कर सकते हैं। नीलम की ये बात सुनकर वो दोनों चौंक उठे। उनका भी इन अंगूठियों की तरफ ध्यान ही नहीं गया था। अब वो दोनों अपने हाथ आगे किए, अपने नपे तुले कदमों से हवेली की दरवाजे की तरफ चल दिए। नीलम भी उनके साथ थी। यूं ही वो हवेली के दरवाजे के करीब पहुंचे। दोनों मुहाफिजों की अचानक उन पर नजर पड़ गई। उन्हें देखते ही मुहाफिज गुर्राने लगे। उनकी आंखों में खून उतर आया। वो तलवारें लहराते हुए उनकी तरफ बढ़े। वो दोनों मुतमईन होकर अपनी जगह पर खड़े रहे। यूं ही पहरादार उनकी तरफ पहुंचे। दोनों ने अपनी अपनी अंगूठियों वाले हाथ आगे कर दिए। दोनों पहरेदार ये देखकर ठठक कर रुक गए। अंगूठियों से सफेद दूधिया धुआं निकलकर इनके नथनों में घुसने लगा। पहरेदार बुखलाकर पीछे हटने लगे, मगर इतने में धुआं उनके नथनों में घुस चुका था। इन्हें एक जोरदार छींक आई। फिर वो घूमकर नीचे गिरे और बेहोश हो गए। इनके बेहोश होते ही उन दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उनका रास्ता साफ हो चुका था। वो तीनों जल्दी से आगे आगे बढ़ने लगे। हवेली के दरवाजे पर कोई भी नहीं था। वो बेखौफ और धड़क के दरवाजे से हवेली के अंदर दाखिल हो चुके थे। एक राहदारी में खड़े थे। राहदारी में मशालें जल रही थी। वो तेजी से राहदारी से गुजरते हुए आगे बढ़ने लगे। राहदारी के इख्तिताम पर एक खुले दालान में पहुंच गए। दालान के सामने कमरों की एक कतार थी। इन दोनों ने मानी खेज नजरों से नीलम की तरफ देखा और बोले कि अब क्या करें। इस जालिम जादूगर को इन कमरों में ढूंढना पड़ेगा। ये भी तो हो सकता है कि वो इस वक्त हवेली में मौजूद ही ना हो, वरना अब तक वो हमारे सामने आ चुका होता। नीलम परी ने कुछ सोचते हुए कहा, ऐसा हो सकता है कि वो हवेली में मौजूद ना हो। बहरहाल हमें उसे तलाश तो करना ही होगा। फिर वो इन कमरों की तरफ बढ़े।
वो दाएं तरफ के पहले कमरे के सामने जाकर खड़े हो गए। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कमरे का दरवाजा खोले। वो तीनों बुत बने एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इस तरह चंद लम्हे गुजर गए। फिर नीलम परी ने हिम्मत करके उस दरवाजे पर अपना हाथ दबाव बढ़ाया तो दरवाजा बेआवाज खुलता चला गया। वो दम साधे बाहर खड़े रहे। फिर नीलम आगे बढ़कर कमरे में झांकने लगी। कमरे में कोई न था। वो जल्दी से कमरे में दाखिल हुई और बारीक बीनी से इधर उधर देखने लगी। फिर मायूस होकर कमरे से बाहर चली आई। अब वो दूसरे कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। वो सोच रहे थे कि शायद जादूगर इस कमरे में हो। अब नीलम ने दूसरे कमरे के दरवाजे पर उसी तरह से दबाव डालकर दरवाजे को बेआवाज अंदाज में खोला और उसके बाद कमरे में झांका। ये कमरा भी खाली था। अब सिर्फ 2 कमरे बाकी बचे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए तीसरे कमरे की तरफ बढ़े। इस पर अली ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। ये दरवाजा भी उसी तरह से खुल चुका था। अली ने थोड़ा सा सर आगे किया और कमरे में झांक कर देखने लगा। दूसरे ही लम्हे वो एक झटके से पीछे हट गया। उसके चेहरे पर हल्का हल्का खौफ था। उसने हकलाए हुए कहा, वो कमरे में मौजूद है और सो रहा है। ये सुनकर वो धक से रह गए। वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके थे। इनका दुश्मन अंदर कमरे में सो रहा था। ये मौका उनके लिए गनीमत था। वो बेखबरी में उस पर हमला करके उसे हलाक कर सकते थे। नीलम परी ने कमरे में झांक कर देखा। जालिम जादूगर अपने कमरे में सो रहा था। कमरे में उसके खराटों की आवाज गूंज रही थी। नीलम ने अपनी छोटी तलवार हाथ में थामी और इन दोनों को अपने पीछे आने का इशारा किया। ये लड़खड़ाते हुए कदमों से कमरे में दाखिल हुए। मसहरी पर एक खौफनाक शक्ल का जादूगर गहरी नींद सो रहा था। वो मुंह खोले खराटे ले रहा था। नीलम ने इन दोनों की तरफ देखा, फिर सरगोशी के अंदाज में बोली, हमारे लिए सुनहरी मौका है। जादूगर गहरी नींद सो रहा है। अगर हम इस वक्त इस पर हमला कर दें तो वो आसानी से खत्म हो सकता है। अगर ये बेदार हो गया तो हमारे लिए इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोनों ने इस बात में सर हिलाए और बोले, क्या इस नन्ही सी तलवार से ये इतना बड़ा जादूगर हलाक हो सकता है? ये छोटी सी तलवार तो इसका कुछ न बिगाड़ सकेगी। नीलम ने कहा, तुम इस छोटी सी तलवार का कमाल पहले भी देख चुके हो। मैं इस तलवार से जादूगर के ऊपर हमला करूंगी। इस दौरान तुम दोनों अपनी अपनी अंगूठियों का रुख जादूगर की तरफ रखना। अगर मेरी तलवार से उसको नुकसान ना पहुंचा तो उसको तुम्हारी अंगूठियों से जरूर नुकसान पहुंचेगा। दोनों को नीलम परी ये तजवीज पसंद आई और वो दोनों जादूगर के करीब आकर खड़े हो गए और अपनी अंगूठियों का रुख उसकी तरफ कर दिया। अंगूठियों से दूध या धुआं निकलकर जादूगर की तरफ बढ़ने लगा। इतने में नीलम अपनी छोटी सी तलवार को सौंट कर जादूगर पर हमला आवर हो गई। उसकी तलवार से तलवार उसका गला काटते हुए आगे गुजर गई। जादूगर के कटे हुए हलक से खरखराहट की आवाजें निकली। उसकी गर्दन उसके तन से जुदा हो चुकी थी, मगर दूसरे ही लम्हे वो अपनी जगह पर उछल कर रह गए। जादूगर की कटी हुई खोपड़ी ने अपनी आंखें खोल दी। ये देखकर उन पर खौफ तारी हो चुका था। जादूगर की गर्दन उछलती हुई अपने कटे हुए सर के करीब होने लगी, मगर उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। यूं ही दूध या धुआं उसकी कटी हुई खोपड़ी पर पड़ा। खोपड़ी के मुंह से एक भयानक चीख निकली। फिर खोपड़ी को आग लग गई और वो आग में धड़ाधड़ जलने लगी। जादूगर का कटा हुआ धड़ भी धुएं की लपेट में आकर जल उठा था। अब कमरे में जादूगर की भयानक चीखों की आवाज गूंज रही थी। उसकी खोपड़ी और धड़ आग में जलकर राख हो रहा था। फिर देखते ही देखते वो राख में तब्दील हो गया। जादूगर के मरते ही
उन्होंने इत्मीनान का साथ दिया। वो जादूगर का खात्मा कर चुके थे और अपना इंतकाम भी ले चुके थे। उनका काम खत्म हो चुका था। अब यहाँ पर ठहरना बेकार था। वो तीनों जल्दी से कमरे से बाहर आए और तेज तेज चलते हुए राहदारी में बढ़ने लगे। वो जानते थे कि जादूगर के मरते ही उसकी हवेली का तिलिस्म भी खत्म हो जाएगा और ये हवेली भी तबाहू बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस हवेली से निकल जाना चाहिए। ये सोचकर वो राहदारी में तेज तेज चलते हुए भागते चले गए। यूं ही वो हवेली से बाहर निकले। हवेली धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया कि पर वक्त हवेली से बाहर आ गए थे, वरना हवेली के मलबे में दबकर हलाक हो जाते। अब दोनों दोस्तों ने नीलम परी की तरफ देखते हुए कहा, अब हमें वापस उसी जंगल में पहुंचना है। क्या तुम हमें वहां पहुंचा सकती हो? नीलम परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा दिल तो नहीं चाहता कि तुम वापस जाओ, लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं। मैं जानती हूं कि तुम्हें अपने घरों में वापस जाना है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हें इनाम देकर उसी जंगल में खुद छोड़ आऊंगी ताकि वहां से तुम अपने घर में जा सको। हाँ, मैं इस हवेली में दाखिल नहीं हो सकती। मैं तुम्हें उस हवेली के बाहर छोड़ दूंगी, फिर तुम हवेली से वापसी पर अपने दोस्तों के साथ अपने घर आसानी से पहुंच जाओगे। ये कहते हुए नीलम परी उदास हो गई। नीलम परी को उदास देखकर वो भी उदास हुए। अब नीलम परी ने अपने लिबास में से दो चमकदार सुर्ख रंग के मोती निकाले। ये मोती बेहद कीमती हैं। नीलम परी ने एक एक मोती दोनों को थमाया और बोली कि मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल करो। ये कोई मामूली और आम से मोती नहीं है, ये बेहद कीमती हैं। ये इतने कीमती हैं कि तुम्हारी दुनिया का बड़े से बड़ा जौहरी भी इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। मुझे तुम हमेशा याद आते रहोगे। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी भी आंखें भीग चुकी थीं। उनका दिल उदास था। नीलम परी के साथ उनका वक्त बड़ा अच्छा गुजरा था। वो इस वक्त को कभी नहीं भूल सकते थे। अब नीलम परी उन्हें लेकर आगे बढ़ने लगी। उन्होंने अपनी इस मुहिम को बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम दिया था, मगर फिर भी उनके दिल उदास और तबीयत बोझल थी। कुछ देर बाद उनके साथ छूटने वाला था। अब उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाना था, कभी ना मिलने के लिए। नीलम परी बोझल कदमों से सर झुकाए आगे जा रही थी। सर तो उनके वैसे भी झुके हुए थे, लेकिन दिल भी साथ बोझल थे। वो यहाँ सारी जिंदगी नहीं रह सकते थे। वो तो अब यहाँ एक दिन भी नहीं ठहर सकते थे। इन्हें जल्द से जल्द उस हवेली में पहुंचना था और वहां से अपना काम निपटा के अपने घरों में जाना था। फिर अपने साथियों के हमरा अपने अपने मदरसों के अंदर पढ़ने के लिए भी जाना था। वो बोझल कदमों से चलते हुए आगे बढ़ते चले गए। हरे भरे मैदान से गुजर कर वो तिलिस्मी बाग की तरफ बढ़ने लगे। वो जानते थे कि वहां वो तिलिस्मी बाग नहीं होगा। वो बाग जादूगर के मरते ही खत्म हो चुका होगा। बस वहां उसके आसार बाकी रह गए होंगे। यही सोचते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे थे। इनका खदशा दुरुस्त साबित हुआ। जहां पहले तिलिस्मी बाग था, अब वो जगह भी वीरान हो चुकी थी। किसी दरख्त तक का नामो निशान न था। एक तबाहशुदा मैदान। वो इस मैदान की तरफ बढ़ने लगे और इस मैदान को रौंदते हुए आगे बढ़ते चले गए। इस मैदान को अबूर करके वो एक चटियल मैदान में पहुंच गए। उस मैदान से आगे वो इलाका शुरू हो जाता था जहां नीलम परी की हवेली मौजूद थी। यहां से उनके रास्ते जुदा हो जाते थे। ये सोचकर उनका दिल बहुत उदास था। वहां से हवेली आई, फिर उसने वहां से उड़ने वाला कालीन लिया। वो तीनों उस कालीन पर सवार हुए और इनके सवार होते ही वो कालीन हवा में उड़ने लगा। कालीन ने उड़ते ही नीलम परी ने इन दोनों के हाथों को मजबूती से थामा और बोली, अब तुम दोनों अपनी आंखें बंद कर लो और तब तक ना खोलना जब तक मैं तुमसे ना कहूं।
ये सुनते ही दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। कालीन तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा था। फिर कुछ देर बाद नीलम परी की आवाज उनकी समाज से टकराई। अब उन्होंने आंखें खोल ली। हम इस हवेली के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे, फिर हम हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। ये कहते हुए नीलम परी की आवाज भरा गई। उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। उन्होंने देखा कि नीलम परी की आंखों से आंसू टपक रहे थे। ये देखकर वो भी बहुत गमजदा हुए। नीलम परी ने प्यार भरी नजरों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे याद रखोगे या जाते ही भूल जाओगे? उन्होंने कहा कि हम हमेशा के लिए तुम्हें याद रखेंगे। फिर नीलम परी ने उन्हें अलविदा किया और अपने उड़ने वाले कालीन पर बैठकर वहां से चली गई। वो नीलम परी को जाते देखने लगे। कालीन उनकी नजरों से ओझल हो गया। थोड़ी देर बाद वो हवेली में दाखिल हुए। हवेली में उनको खादमा मिली और खादमा ने उनकी खूब आओ भगत की। उन्हें किस्म किस्म के खाने खिलाए। यहीं पर उन्हीं हवेली के मालकान से भी वो मिल चुके थे। वो मालकान जिनकी सरकटी लाशें देखकर वो बहुत खौफजदा हो चुके थे और उसी मकसद के लिए वो दोबारा उस खौफनाक जगह पर जादूगर का मुकाबला करने के लिए रवाना हुए थे। अब वो इस मंजर को नहीं भूले थे। खादमा ने उन दोनों से मदद की दरख्वास्त दी थी, क्योंकि हवेली के मालकान के सर उनके धड़ों से जुड़वाना चाहती थी ताकि वो दोबारा से जिंदा हो जाएं। उन पर जादूगर ने अपना कोई तिलिस्म कर दिया था। इस हवेली में उसने बताया था कि ये सब एक जालिम जादूगर की वजह से हुआ था। जब वो अब हवेली में दाखिल हुए तो खादमा का अंदाज बड़ा वालेहाना था। वो उसको देखकर आगे बढ़े, मगर उनके चेहरे सते हुए थे। उन्होंने गर्मजोशी का मुजाहिरा न किया और चलते चलते खादमा के पास आकर खड़े हो गए। खादमा ने इन्हें अफसुर्दा और परेशान देखा तो बोली, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने इस जादूगर को मौत के घाट उतार दिया है। मैं कहती थी कि तुम इस जालिम जादूगर को हलाक करने में जरूर कामयाब हो जाओगे। देखो तुमने कितनी आसानी से उसका खात्मा कर दिया है। अब मेरे साथ हवेली के अंदर चलो और बाकी का काम भी निपटा दो, फिर मैं तुम्हें जाने की इजाजत दूंगी। साथियों का सुनकर वो चौंक उठे। उनका दिल चाहा कि वो चीख चीख कर कहें कि अब हमारे साथी वहां कहां पर होंगे। वो सब तो वहां से चले गए होंगे, बल्कि अपने घरों में पहुंच चुके होंगे। मगर उन्होंने कुछ ना कहा और खादमा की तरफ खामोशी से देखते हुए उसके पीछे चले गए। तुम खामखा परेशान हो रहे हो। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे साथियों से जाने से पहले ही तुम्हें उनके पास पहुंचा दूंगी। फिर तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। इस काम में बहुत सा वक्त लग गया है। अब तक हमारे साथी वहां कहां पर होंगे? शकील और अली ने खादमा की तरफ देखते हुए कहा, मगर तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है। तुम्हारे साथी अब भी वहीं मौजूद हैं। तुम दोनों उनके पास जा सकते हो। जंगल के अंदर वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वो हैरान थे कि किस तरह से ऐसे मुमकिन होगा। उसके बाद वो तेज तेज कदम उठाकर खात्मा के साथ हवेली के मालकान की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ने लगे थे। अभी तक चारों सरकटी लाशें अपनी अपनी जगह पर पड़ी हुई थीं। इनके सर सामने दीवार पर खूंटी के साथ लटके थे। खात्मा इन्हें लेकर दीवार के साथ खूंटी के साथ लटके हुए सरों के करीब आकर खड़ी हो गई। उसका सांस तेजी से चल रहा था। इसका जिस्म होले होले कांप रहा था। बस कुछ ही देर बाद हवेली के मालकान उठ खड़े होते और खादमा का गुमशुदा चेहरा भी जाहिर हो जाता। वो दोनों खूंटी के करीब आकर खड़े हो गए। फिर दोनों ने अपने हाथ बढ़ाए। अली ने मुर्दा का कटा हुआ सर अपने हाथों में थामा और शकील ने औरत का सरा हुआ काट। इन्हें झुरझुरी सी आ गई। कटे हुए सर उनके हाथों में थे। सरों से खून के कतरे टपक रहे थे और जमीन पर गिर रहे थे। खून के कतरों से उन्हें बड़ी अजीब कराहत सी महसूस हो रही थी। उन्होंने
वो कटे हुए सरों को आहिस्ता आहिस्ता उनके धड़ की तरफ बढ़ा दिया और वहां पर जाकर दोबारा से जोड़ दिया। इसकी पर दोबारा पलटे और खूंटी के करीब पहुंचने के बाद बच्चों के सरों के साथ भी ऐसे ही किया। इसके बाद उन्होंने खात्मा की तरफ देखा। उसका जिस्म भी हौले हौले कांप रहा था। वो टिकटिकी बांधे बालकान की तरफ देख रही थी। चारों में किसी भी किस्म की हरकत पैदा ना हुई थी। ये देखकर खात्मा घबरा गई। उसने मायूसी के आलम में अली और शकील की तरफ देखा। उनका भी ख्याल तो यही था कि बदन में लहू कटे हुए में नहीं आ सकता। इन्हें ये धड़का लगा हुआ था, अगर ये लाशें जिंदा ना हुई तो खात्मा पता नहीं उनके साथ क्या सलूक करेगी। इस बात ने उन्हें परेशान कर दिया था। इनकी आंखों में शदीद उलझन थी। फिर अचानक वो तीनों चौंक उठे। चारों लाशों को गिर्द हल्का हल्का दूधिया सा गबार फैलने लगा था। ये देखकर खात्मा का चेहरा पुरसुकून होता चला गया। उसके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। दूधिया गबार गाढ़ा होता जा रहा था। फिर वो गबार आहिस्ता आहिस्ता छटने लगा। जब गबार पूरी तरह छट गया तो ये देखकर वो हैरान रह गए कि अब मसहरी पर कोई भी बिल्कुल लाश नहीं थी, बल्कि जीते जागते इंसान बैठे हुए थे जो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख रहे थे। ये देखकर खात्मा की खुशी से कोई इंतहा ना रही और उसने हकलाए हुए लहजे में कहा, आप फिर जिंदा हो गए। इन दोनों बच्चों ने अपनी जान पर खेलकर आप लोगों को जादूगर के तिलिस्म से आजाद करवाया है। ये बहुत ही बहादुर बच्चे हैं। वो चारों अपनी मसहरियों से उतरकर उनके करीब आ गए। हवेली के मालकान ने आगे बढ़कर उनके सरों पर हाथ फेरा और बोले, प्यारे बच्चों, हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। ये कहकर उन्होंने बच्चों को अपने साथ लिपटा लिया। अब वो औरत आगे बढ़ी और बड़ी मोहब्बत और शफकत से उनकी तरफ देखते हुए बोली, मेरे बच्चों, तुम बड़े बहादुर हो। तुमने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर हमें बचाया है। इतने में उन्होंने देखा कि खात्मा कमरे में मौजूद नहीं है। वो अभी इसके मुतल्लक सोच ही रहे थे कि कमरे में एक खूबसूरत लड़की आई। दोनों उसे देखकर चौंक उठे। ये लड़की कौन है और खात्मा कहाँ चली गई? खात्मा ने देखा तो मुस्कुराकर बोली, मैं ही तुम्हारी खात्मा हूँ। आओ, मैं तुम्हारे लिए बड़े लजीज खाने का इंतजाम करती हूँ। फिर तुम्हें वापस भी तो जाना है। वापसी का सुनकर उनके चेहरे खिल उठे थे और थोड़ी देर बाद किस्म किस्म के खाने मेज पर चुने हुए थे। भूख तो उन्हें वैसे भी लगी हुई थी। उन्होंने जी भरकर खाना खाया। इसके बाद वो मजीद वहां पर रुकना नहीं चाहते थे और कहा कि हमने अपना वादा पूरा किया है, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो और हमें जल्दी से उस जगह पर पहुंचा दो जहां हमारे साथी मौजूद हैं। ये सुनकर खात्मा ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं। अब तुम हवेली के मालिक से इजाजत लो, वो तुम्हें इनाम भी देना चाहते हैं। थोड़ी देर सब्र करो, उसके बाद मैं अपना वादा पूरा कर दूंगी। ये सुनकर दोनों शर्मिंदा से हुए और बोले कि हम जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाना चाहते हैं। हवेली का मालिक अपनी जगह से उठा और कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद उसकी वापसी हुई तो उसके हाथ में बड़ी बड़ी थैलियां थी। उसने उन थैलियों को उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारा इनाम है बच्चों, इसे अपने पास रख लो। दोनों थैलियां बच्चों ने लेने से इनकार कर दिया और बोले, हम इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते, उसे आप अपने पास ही रखें। हवेली के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा ये इनाम तुम्हारे घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। अब तुम खात्मा के साथ जाओ। अब अपनी आंखें बंद कर लो, जब कहूं तो आंखें खोलना। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें ऐसे लगा जैसे वो हवा में उड़ रहे हों। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा जैसे उनके कदम जमीन पर लग गए हों। अब इन्हें खात्मा की आवाज सुनाई दी, अब अपनी आंखें खोल लो। दोनों ने आंखें खोली। उन्होंने देखा कि वो उसी जगह पर मौजूद थे। उस वक्त तक शाम का अंधेरा नहीं फैला था। उन्हें
कुछ ही दूर कुछ लड़के दिखाई दिए। अब उन्हें इत्मीनान हुआ। वो खुश थे कि वो अपने साथियों के पास जल्दी ही पहुंच जाएंगे। वो तेजी से चलते हुए उस जगह पर पहुंच गए। इतने में दोपहर की चाय का वक्त हो चुका था। वहां पर लड़कों को उन्होंने खुशगपियों में चाय की चुस्कियां लेते हुए पाया। सभी खुश थे। जंगल में मंगल का समा लगा हुआ था। उन्होंने चाय पीने के बाद सैरो तफरीह में मसरूफियत इख्तियार कर ली। हर तरफ गहमा गहमी थी। अब अली और रमेल सब लड़कों से अलग थलग एक बड़े से पत्थर पर बैठकर अपने बीते हुए वाकयात पर गौर कर रहे थे। उन्हें यूं लग रहा था जैसे उन्होंने कोई ख्वाब देखा है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल इलम स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली स्टोरी आपको मौसूल होती रहे। जज़ाकल्लाह।